तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस वेडनेसडे Q&A के अंदर। और लास्ट वीक जब मैंने Q&A करा और आपका रिस्पांस मैंने देखा, जिस तरीके से आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, जिस तरीके से आपने उस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, भाई मैं तो है बिल्कुल ही यहाँ पे सोचता ही रह गया कि भाई आखिर इतना सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं तो इस चीज़ को मैं बार बार क्यों ना करूं। तो मैंने सोच लिया है कि आज से चैनल पे हर बार वेडनेसडे को आपको एक Q&A का नया एपिसोड देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से चैनल चलता है। मैं वीडियोस बनाता हूं लेकिन आप लोग नहीं होंगे तो देखेगा कौन। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है उसको बढ़ाना चाहता हूं। दिन पर दिन अलग अलग तरीकों से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूं। और डेफिनेटली गाइस ये जो Q&A है उस चीज में हेल्प करने वाला है। आज भी मैंने पोस्ट डाली 400 से भी ज्यादा क्वेश्चंस, ओ माय गॉड। और मैं ऑब्वियसली वो सारे नहीं ले पाता, मैं 20 क्वेश्चंस चुनता हूं लगभग जो कि वीडियो में बेस्ट हो सकते हैं और उन्हीं का मैं आंसर देता हूं। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आप लोग भी इस वीडियो का पार्ट बन सके। और आज आपका इसमें क्वेश्चन नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग जो है वेडनेसडे को कम्युनिटी टैब जरूर चेक करें, क्योंकि मैं हर हफ्ते पोस्ट डालूंगा सुबह और आपके शाम को क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो अगर आपका क्वेश्चन नहीं भी है इस वीडियो के अंदर, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, जो मैं आंसर कर पाऊंगा मैं डेफिनेटली आपके आंसर्स दूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और मैं फिर से एक कहूंगा, मैं इधर देख रहा हूं क्योंकि लैपटॉप पड़ा है, तो ये मत सोचे भाई इधर क्यों देख रहा है बार बार। फ्रेंड्स गेमिंग की तरफ से आता है, पूछते हैं WWE सुपरस्टार्स जो शूज पहनते हैं वो कोई स्पेशल शूज होते हैं या फिर नॉर्मल? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन जब मैंने पहली बार पढ़ा यार, मैंने कहा ये कैसा सवाल है, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि एक्चुअली में शायद आप लोगों को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली जो रेसलिंग शूज होते हैं वो बूट्स होते हैं। पहली बात तो शूज नहीं होते हैं। और रेसलिंग बूट्स इसलिए उनको बोला जाता है क्योंकि वो बहुत हार्ड लेदर के बने होते हैं। और हार्ड लेदर का रीजन ये होता है बेसिकली गाइस कि मैट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल का होता है और उस पर ग्रिप बनाने के लिए जो है वो उसी टाइप के शूज का इस्तेमाल करा जाता है। तो अगर आप मैट रिडल जैसे सुपरस्टार्स के बारे में सोचें जो कि बेयर फुट रेसल करते हैं, तो उनके लिए उतना इजी नहीं होता ग्रिप बनाने के लिए भागना रिंग में जितना कि शूज के साथ होता है। और डेफिनेटली वो स्पेशल टाइप के शूज हैं जो कि रेसलिंग शूज ही माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं गाइस, तो ये आता है मनीषा कुमारी की तरफ से। पूछती हैं, कैन वी एक्सपेक्ट हील टर्न ऑफ ब्रॉन स्ट्रोमैन आफ्टर लूजिंग फ्रॉम फील्ड इन समर स्लैम? अब पहली बात तो ये मैच ऑफिशियल नहीं हुआ है अभी तक, तो कुछ कह नहीं सकते कि ये देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं। लेकिन हाँ, मोस्ट अपॉर्चुनिटी या फिर जो हम चांस कह सकते हैं वो इसी मैच का होने वाला है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और प्रोबेबली हाँ ये भी हो सकता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन उस मैच को हार जाएं। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन हील टर्न करेंगे या फिर नहीं, मुझे नहीं लगता हील टर्न करने वाले हैं, क्योंकि पहली बात तो ब्रे वायत हील हैं और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन भी अगर हील बन जाएंगे तो उसमें कुछ खास सेंस बनेगी नहीं। और प्रोबेबली WWE इस फ्यूड को खत्म भी करने वाली है समर स्लैम के बाद, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी खिंच चुकी है। तो हील टर्न कर जरूर सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, क्योंकि एज अ फेस उनको बहुत समय से कुछ खास मिला नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक WWE ऐसा करेगी। और इनका अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी प्रोबेबली एक्सपेक्ट मनी इन द बैंक चेजिंग ऑफ ओटिस? या कि बेसिकली आई थिंक शी इज आस्किंग कि कैश इन कब हमें देखने को मिल सकता है ओटिस का। तो आई थिंक ये स्टोरी लाइन अभी मुझे भी नहीं पता कहां जा रही है, क्योंकि इतने समय तो स्मैकडाउन पे हमें ओटिस दिखाई भी नहीं दे रहे। कैश इन तो दूर का सवाल है। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सल चैंपियन ओटिस नहीं बनने वाले, तो जिनका भी वो ख्याल है वो शायद अभी भूल जाएं। और WWE ने प्रोबेबली सोचा भी नहीं है कि उस कैश इन को किस तरीके से वो आगे जाके यूज कर सकते हैं। कब वो अटेम्प्ट हमें देखने को मिलेगा? आई थिंक समर स्लैम से पहले या फिर समर स्लैम वाले दिन हमें वो देखने को मिल सकता है। और क्या ओटिस उसमें सक्सेसफुल होंगे या फिर फेल होंगे वो तो हमें बाद में पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं गाइस, AS रेसल की तरफ से आता है, अकॉर्डिंग टू यू हु विल ब्रेक जॉन सीना एंड रिक फ्लेयर्स रिकॉर्ड टू बिकम 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन? पहली बात तो यह है कि जॉन सीना इज 16 टाइम, आई थिंक रिक फ्लेयर इज 16 टाइम और जॉन सीना एक पीछे हैं टाई करने के लिए। और अगर वो जीतते हैं तो वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। जॉन सीना पहली बात तो हो सकता है कि रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड कभी तोड़े ही ना, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है उनका WWE रन, शायद उनको एक और WWE चैंपियनशिप रन मिलेगा एटलीस्ट आने वाले 1-2 सालों में, तो मैं नहीं देख पा रहा। लेकिन क्लोजेस्ट सुपरस्टार्स अगर हम देखें तो रैंडी ऑर्टन पॉसिबली वो कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रिपल एच कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ये रिकॉर्ड कभी भी टूटने वाला है। मतलब अगर जॉन सीना नहीं तोड़ सकते तो कौन तोड़ेगा? मतलब अगर WWE आगे से हम 15-20 साल और आगे बढ़ जाएं तो प्रोबेबली रोमन रेंज या सेथ रॉलिंस जैसे कोई सुपरस्टार या फिर शार्लेट फ्लेयर जैसी कोई सुपरस्टार हो सकती हैं जो उस रैंक तक पहुंच सकती हैं प्रोबेबली, लेकिन आई डोंट थिंक अभी कुछ ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है अहमर की तरफ से। पूछते हैं, ब्रो प्लीज पिक माय क्वेश्चन। ले लिया मैंने आपका क्वेश्चन। AEW में जो न्यू चैंपियनशिप आई है FTW चैंपियनशिप, वो एक नई बेल्ट है AEW की या फिर वो सिर्फ ब्रायन केज के लिए है?
ओ माय गॉड, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, और इसका आंसर मेरे पास एक्चुअल जो असली आंसर है वो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि AEW ने FTW टाइटल के बारे में कुछ खास बताया नहीं है शो के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे जो टैज है उन्होंने बोला था कि मैं ये टाइटल उन लोगों को देता हूँ जो कि एक्चुअली में डिजर्विंग होते हैं, द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, और इसलिए उन्होंने वो ब्रायन केज को दिया है। तो ब्रायन केज का एक्चुअली में कोई चैंपियन है मुझे नहीं लगता, AEW की सर्टिफाइड टाइटल है कोई FTW टाइटल, और अभी के लिए मुझे लगता है सिर्फ ब्रायन केज के ही पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिजीत दास की तरफ से क्वेश्चन आता है, वन थिंग यू वांट फ्रॉम समर स्लैम दिस ईयर। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि वो जिनी वाली चीज दे दी है, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ पूरा हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा है नहीं। विंस मैकमैन से मैं उम्मीद वैसे भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर एक चीज मैं मांग सकता जो कि होने नहीं वाली वो था क्राउड, क्योंकि क्राउड के आने से क्या मजा आ जाएगा रेसलिंग शोज को एक बार फिर से देखने में। लेकिन समर स्लैम में एक ऐसी कौन सी चीज है जो मैं देखना चाहूंगा, वो प्रोबेबली होगा पहले तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का चेंज, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय स्मैकडाउन के लिए, और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि थोड़ा आगे के लिए जो बचा हुआ साल है WWE थोड़ी सी अच्छी स्टोरी लाइन शुरू करे, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले यार, सिर्फ समर स्लैम के शो पर नहीं लेकिन आगे जाने के लिए भी, तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, और समर स्लैम अच्छा शो होगा इसकी मैं उम्मीद अभी से ही लगा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है जूबिन की तरफ से, और ये पूछते हैं 4 क्वेश्चंस। ओ माय गॉड, विल डीन एम्ब्रोस एंड जॉन मॉक्सली एवर रिटर्न टू WWE इन फ्यूचर ईयर्स? इसका क्वेश्चन मैं लास्ट Q&A में भी दिया था यार इसका आंसर। बेसिकली यहाँ पे ये बात बहुत अभी जल्दी है करनी, फ्यूचर ईयर्स में नेवर से नेवर ही इसका आंसर है, क्योंकि जॉन मॉक्सली इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन में है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है भाई उनका, और इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं $6 मिलियन पर ईयर, उनको कोई टेंशन ही नहीं है भाई। और क्यों आखिर WWE में जाएंगे जब AEW का शेड्यूल लाइट है, पैसा ज्यादा है, वो घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं, और जो वो चाहते हैं उनको करने की अलाउ भी हो जाता है। तो WWE में मुझे लगता है वो वापस जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली फ्यूचर में चांस है। व्हेन कुड AEW स्टॉप स्टार्स लाइक केनी ओमेगा, ब्रायन केज एक्सेट्रा कम टू WWE? अब फिर से वही बात है, उन्होंने AEW को इसीलिए ज्वाइन करा है क्योंकि वो AEW का जो प्रोजेक्ट है उसको अपने आप से पर्सनली जोड़ पाए हैं। ऐसा नहीं है कि केनी ओमेगा को WWE साइन नहीं करना चाहती थी या फिर ब्रायन केज को साइन नहीं करना चाहती थी, उन्होंने चुना AEW को इस वजह से क्योंकि वो प्रोजेक्ट उनको ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, उनको लगता है कि यहाँ पे हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि हमें अलाउ भी करती हैं, हमारा इनपुट भी जाएगा, और हम अपने आप को कैसे बुक कर सकते हैं वो भी हमारे हाथ में है थोड़ा बहुत यहाँ पे। तो ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं डेफिनेटली, क्योंकि उस स्टेज पे जो सुपरस्टार्स परफॉर्म कर रहे हैं, WWE इज अ वेरी वेरी हेक्टिक कंपनी टू बी इन, और ये चीज हमें बहुत सारे सुपरस्टार्स से जानने को मिली है। तो ये लोग WWE में कब आएंगे, ऑब्वियसली फ्यूचर में आ सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कोई चांस है। WWE से फेम लेने के बाद जेरिको WWE के ही अगेंस्ट हो गए हैं, इजंट इट बैड, व्हाट्स योर ओपिनियन? अब ये चीज मैं लास्ट टाइम भी मेंशन करी थी भाई, ये WWE के अगेंस्ट होना नहीं है, ये क्रिस जेरिको का जीनियस है, क्योंकि वो जिस भी कंपनी में जाते हैं वो उसको पूरी जान से डिफेंड करते हैं। अब वो अगर AEW में चले गए तो वहां पे वो कोई एहसान लेके नहीं गए कि WWE ने उनके लिए क्या करा या न्यू जापान ने उनके लिए क्या करा है। ऑब्वियसली वो हमेशा ही अपने दिलों में इन सारी कंपनीज के लिए इक्वल रिस्पेक्ट रखेंगे, लेकिन जिस कंपनी में वो अभी है दैट इज द बेस्ट कंपनी फॉर हिम, और ऑब्वियसली उसको आगे बढ़ाना उनका काम है, क्योंकि उसी चीज के उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो थोड़ा अगर आप ध्यान से सोचें, दिस इज नॉट हेट ऑफ क्रिस जेरिको ऑन WWE, वो बस ऐसी चीजें करते हैं जिससे फैंस ट्रिगर हो और AEW के ऊपर ध्यान जाए। AEW वर्सेस WWE इंटर प्रमोशन इवेंट इन फ्यूचर, भाई ये तो बिल्कुल ऐसी फैंटेसी चीज है जो कि मैं 2K में क्रिएट कर सकता हूं और फिर आपको दिखा सकता हूं, लेकिन रियल लाइफ में ये चीज अभी एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि अगले 10 सालों में हमें देखने को मिलने वाली है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं AS रेसल की तरफ से। एक बार फिर से भाई, लकी यू गॉट 2 क्वेश्चंस, रैपिड फायर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और CM पंक। आई विल चूज CM पंक क्योंकि मैं बायस्ड हूं भाई CM पंक की चॉइस में। माइकल कोल और जेरी लॉलर जो प्राइम में था वो तो कमाल था, अब मैं कहना चाहूंगा माइकल कोल, क्योंकि जेरी लॉलर कुछ इतनी खास कमेंट्री करते नहीं। हेल्स गेट और यस लॉक, डेफिनेटली हेल्स गेट। ब्रॉन स्ट्रोमैन और खली, ये एक काफी अजीब सी चॉइस है, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन को मैं यहाँ पे चुनना चाहूंगा क्योंकि एटलीस्ट आई थिंक ही हैज अ बेटर रेसलिंग स्टाइल देन द ग्रेट खली। इसमें कुछ वो बात नहीं है भाई, अपने इंडियन को क्यों नहीं चुन रहा, अगर चॉइस दिया तो तभी दिया अगर मैं एक पिक कर पाऊं। RKO और द पंट किक, आई विल चूज RKO। आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस और मसाया सेथ रॉलिंस, दोनों में काफी सारी सिमिलैरिटीज जरूर है, लेकिन तब भी मैं कहूंगा आर्किटेक्ट, क्योंकि वो जब था यार अलग ही लेवल की फील आ रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है आदित्य की तरफ से, पूछते हैं व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन अपार्ट फ्रॉम दिस चैनल। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई वीडियो लेट क्यों आ रही है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ पीछे बेड पे यार और सो रहा हूँ आराम से, बहुत सारे अलग अलग काम है, और एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, किसी अलग डेट के लिए उस चीज को हम रखेंगे जबकि मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स, कि आखिर मैं और क्या क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर।
लेकिन अभी मैं आपको इतना सा बता सकता हूं कि हाँ, एक साइड जॉब आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि फुल टाइम ऑफिस वाली जॉब, लेकिन एक साइड ऑक्यूपेशन है जो कि मैं अप्रोच कर रहा हूं धीरे धीरे, जिसमें मैं काइंड ऑफ अपना मेन करियर बना सकूं। और वो भी जरूरी है, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब भाई इतना नहीं आगे लेकर जा सकता एटलीस्ट हमको इस स्टेज पे कि हम इसी पे पूरे तरीके से डिपेंड हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर आप चैनल रन कर रहे हैं आप ये चीज समझ पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये आंसर जो है एग्जैक्ट तो मैंने नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको कुछ जानने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है द पावर हाउस की तरफ से, क्या अंडरटेकर को विंस मैकमैन बैकस्टेज पॉल हेमन की तरह स्टोरी लाइंस को लिखना और शो बुक करने का काम दे सकते हैं? दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, और ये चीज अगर अंडरटेकर करना चाहते हैं, विंस उनको मना भी नहीं करने वाले फ्यूचर में। लेकिन क्या आपको लगता है अंडरटेकर इतना बर्डन लेना चाहेंगे कि वो एग्जैक्टली एक स्टोरी लाइन लिखेंगे किसी और के लिए? मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं अभी भी जब अंडरटेकर अपने इनपुट्स देते हैं अलग अलग जगह पे, जब वो परफॉर्मेंस सेंटर में जाते हैं। ये चीज हमने उनकी डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी देखी, लेकिन एग्जैक्टली पीछे बैठ के विंस के अंडर राइटिंग का काम करना, आई डोंट थिंक अंडरटेकर इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे। और उनकी इतनी बड़ी लेगेसी रह चुकी है, उन्होंने जो करना था इस बिजनेस के लिए वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आई डोंट थिंक इज गोइंग टू टेक एनी मोर एफर्ट, या फिर एक इतनी बर्डन वाली जॉब वो करना चाहेंगे WWE में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इमॉर्टल राहुल की तरफ से, और ये पूछते हैं आपका फेवरेट रेसलमेनिया मेन इवेंट और आपके हिसाब से किस रेसलर के माइक स्किल्स सबसे अच्छे हैं? रेसलमेनिया का बेस्ट मेन इवेंट मेरे हिसाब से वाज रेसलमेनिया 30, और उसके बाद मैंने ऐसा मेन इवेंट नहीं देखा कि भाई देखकर अनबिलीवेबल मजा आ गया हो, मतलब मैं पैरों पर खड़े हो जाऊं अपने और तालियां बजाऊं। इतना ज्यादा मजा मुझे लगता नहीं कि आया था यार रेसलमेनिया 30 के बाद। हो सकता है, लेकिन अभी अगर ऐसा है तो मैं भूल रहा हूँ प्रॉब्ली। बोनयार्ड मैच बहुत अच्छा मेन इवेंट था इस साल की रेसलमेनिया में, पर फिर वही वाली बात है, वो सिनेमैटिक मैच था, कुछ अलग था। और जहां तक माइक स्किल्स की बात है, आई विल गिव यू प्रॉब्ली 1 और 2 नेम्स, और उनमें से है द रॉक, CM पंक हैं, पॉल हेमन हैं, और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं यार। रैंडी ऑर्टन और एज को ही रिसेंटली अगर हम देख लें, सेथ रॉलिंस को देख लें, कितने कमाल के प्रोमोस कट करते हैं। क्रिस जेरिको मैं भूल भी कैसे सकता हूं इस नाम में, इस लिस्ट में। सो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मेरा फेवरेट कौन है? यही सारे फेवरेट है यार, ऐसा कोई एक चुनूंगा नहीं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आता है अमनदीप सिंह की तरफ से, ब्रो व्हाई WWE स्टॉप बॉबी लैशली पुश फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स? आई थिंक ही डिजर्व मोर देन दिस, व्हाट यू से? अब मेरे हिसाब से बॉबी लैशली का पुश सिर्फ इसी वजह से रोका गया है क्योंकि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कैंसिल कर दिया गया है समर स्लैम के लिए। ओरिजिनली ब्रॉक लेसनर को प्लान करा जा रहा था वापस लाने के लिए, और लैशली का उनके साथ मैच होना था, लेकिन वो चीज अब पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसी वजह से ड्रू मैकिंटायर भी जीत गए, और अभी भी वो WWE चैंपियन है, और बॉबी लैशली का जो पुश है वो थोड़ा सा नीचे गिर गया। तो अभी शायद उनको US चैंपियनशिप में वो ला सकते हैं, और एंड में लैशली MVP के ऊपर टर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी तो उनका नया पूरा जो है स्टेबल बन रहा है, द हर्ट बिजनेस जिसका नाम रखा गया है, और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना उसके साथ होता क्या है। तो अब ये मत समझे कि बॉबी लैशली का पुश गिर गया है, बस वो ब्रॉक लेसनर वाला जो मैच है अभी के लिए पोस्टपोन आप कह सकते हैं हो चुका है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आयुष की तरफ से आता है, और ये पूछते हैं व्हाई WWE ऑलवेज गिव पुश टू सेवरल स्टार्स लाइक रोमन, सेथ, ऊसो, न्यू डे, शार्लेट एक्सेट्रा? आई मीन एवरी मंथ दे गेट टाइटल शॉट इजीली। अब भाई ऐसी बात भी नहीं है कि हर महीने टाइटल शॉट मिल रहा है, लेकिन कंपनी को चलाने वाला कोई तो होगा ना, और वो बंदों को जब तक पुश नहीं करेंगे तो आखिर लोग कैसे इंटरेस्टेड रहेंगे? मतलब फैंस जो हैं एक अलग ही लेवल का सपोर्ट देते हैं रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, शार्लेट, इन बड़े बड़े स्टार्स को। उतना सपोर्ट कभी एलिस्टर ब्लैक जैसे सुपरस्टार्स को इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि उनको वैसे पोर्ट्रे नहीं करा जा रहा स्क्रीन के ऊपर। रोमन रेंस इतने सालों से रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहे हैं, तो लोग उनको पसंद करना शुरू कर चुके हैं। सेम गोज फॉर ड्रू मैकिंटायर, अब वो इतने समय से मेन इवेंट के अंदर है, तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, और WWE इन सुपरस्टार्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है कि अगर हम इनको लाइमलाइट में रखेंगे हमारे बिजनेस के लिए बेटर रह सकते हैं, और यही सिंपल सा रीजन है इनको पुश मिलने का। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है रायन सेबेस्टियन की तरफ से, डज TNA स्टिल हैव अ चांस टू रीबिल्ड इट्स एम्पायर अगेन? दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं TNA देखता नहीं हूँ गाइस, और मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई TNA ने कमाल कर दिया। बहुत सारी चीजें सुनी है मैंने स्लैमवर्सरी के बारे में, नंबर 1 ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था वर्ल्ड में, जो कि बहुत बड़ी बात है, और लोग कह रहे थे कि इतनी सारी चीजें रेसलिंग में चल रही हैं, एक्सट्रीम रूल्स है, डायनामाइट है, AEW बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है TNA स्लैमवर्सरी के बारे में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस समय पे जब AEW और WWE एक काइंड ऑफ वॉर में है, उसके अंदर अगर TNA भी आ जाती है तो हम रेसलिंग फैंस के लिए कितना कमाल होगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं वीकली TNA देखनी शुरू करूंगा,
अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी उसमें चीज़ होगी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करे। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक दे हैव अ चांस, अगर फाइनेंशियली वो अच्छे हो जाए, थोड़ा सा उनको इन्वेस्टमेंट की बैकिंग मिल जाए और उसके बाद उनका क्रिएटिव जो है वो थोड़ा बेटर हो, थोड़े अच्छे लेवल के ऊपर उनके शोज होने स्टार्ट हो, आई थिंक चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो उनका रोस्टर है वो काफ़ी स्टैक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आता है आसिफ की तरफ से, और टॉप 5 बेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ WWE अकॉर्डिंग टू यू। तो ये बेसिकली बहुत लंबी एक काइंड ऑफ लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन 5 सुपरस्टार्स जिनका मैं नाम ले सकता हूं उनमें से अंडरटेकर, द रॉक, आई वुड से CM पंक, सेथ रॉलिंस, और 5वां प्रोबेबली आई हैव टू से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। लेकिन लिस्ट ऊपर नीचे जरूर होती रहती है, अलग अलग नाम मैं इसमें डाल सकता हूँ, जेफ हार्डी का, एज का भी नाम डाल सकता हूँ, दैट डिपेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है DBC असैसिन की तरफ से, पूछते हैं व्हाई डू यू नॉट कवर NJP और इम्पैक्ट रेसलिंग, NJPW। अब यार देखो सिंपल सी बात है, टाइम की मेरे पास भी एक लिमिट है, और ऑलरेडी WWE और AEW इतना सारा कंटेंट डेली बेसिस पे हमें देते हैं कि उसको कवर करने में जो है काफ़ी समय निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता और भी रेसलिंग अपने आप में कंज्यूम करूँ और उसको कवर करूँ, लेकिन वो डेफिनेटली शायद एक दिन ऐसा आएगा यूट्यूब पे कि हम इतने बड़े स्केल पे पहुंच जाएं कि मैं वो शोज भी कवर करूंगा और आप लोग वो भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है मनजीत की तरफ से, और ये पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक समर स्लैम विल बी इन परफॉर्मेंस सेंटर और एनी अदर लोकेशन। अब ये चीज पे अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और वो इस वजह से है क्योंकि WWE ने अनाउंस नहीं करा है, लेकिन 95% जो चांस है वो परफॉर्मेंस सेंटर से ही होने का है। बहुत सारा ये भी चांस है कि WWE परफॉर्मेंस सेंटर से नहीं बल्कि एक अरीना बुक करेगी और वहां से समर स्लैम कर सकती है, लेकिन वहां लोग तब भी नहीं होंगे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस सेंटर का ही सबसे ज्यादा चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हरप्रीत की तरफ से रैपिड फायर आता है, क्रिस जेरिको और CM पंक। आई विल चूज CM पंक, एटीट्यूड एरा और रूथलेस एग्रेशन, एटीट्यूड एरा फॉरएवर। सैमी गेवारा और डार्बी एलिन, इनमें काफी ज्यादा मुश्किल है चुनना, लेकिन आई विल स्टिल चूज सैमी गेवारा। रॉ और स्मैकडाउन, NXT, AJ स्टाइल्स और केनी ओमेगा। वेल एक्चुअली यू नो व्हाट, ये मजाक था कि मैंने NXT बोला। अभी के लिए अगर मैं कंपेयर करूं तो डेफिनेटली मंडे नाइट रॉ, AJ स्टाइल्स और केनी ओमेगा। आई विल हैव टू से AJ स्टाइल्स, और बेबी फेस रॉलिंस और हील रॉलिंस, डेफिनेटली हील सेथ रॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रितेश कुमार की तरफ से, प्रो रेट दीज मैचेस ऑफ 2020 आउट ऑफ आई डोंट नो व्हाट, लेकिन 5 में से इनको फटाफट से रेट करते हैं। अंडरटेकर वर्सेस स्टाइल्स, आई वुड रेट 5 आउट ऑफ 5। एलीट वर्सेस इनर सर्कल, डेफिनेटली 5 आउट ऑफ 5। मनी इन द बैंक कॉर्पोरेट लैडर मैच, मजा बहुत आया था देखने में, लेकिन एंडिंग वगैरह और थोड़ा क्रिएटिव इधर उधर हो गया था, तो इसलिए 3.5 आउट ऑफ 5। सीना वर्सेस फील्ड फायरफ्लाई फनहाउस, 3.5 आउट ऑफ 5। स्ट्रोमैन वर्सेस वायट स्वैम्प फाइट, अगेन 3.5 आउट ऑफ 5। मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस, 4.5 आउट ऑफ 5। कीथ ली वर्सेस एडम कोल, 4.5 आउट ऑफ 5। एडम कोल वर्सेस वेलवेटीन ड्रीम, कौन सा भाई, बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन जो लेटेस्ट वाला था वो काफी अच्छा था, 4 आउट ऑफ 5। ब्रोडी ली वर्सेस जॉन मॉक्सली ने उतना अच्छा रेसलिंग वाइज परफॉर्म नहीं करा, तो 3 आउट ऑफ 5। और शार्लेट फ्लेयर वर्सेस ईओ वर्सेस रिया रिप्ली ट्रिपल थ्रेट मैच, डेफिनेटली 4.5 आउट ऑफ 5। एब्सोल्युटली अमेजिंग मैच। तो एक कोई शायद मैंने 5 स्टार दिया, लेकिन जो भी है मजा आ गया था देख के, सारे मैचेस अच्छे थे, और ये है मेरी रेटिंग। आप लोग कमेंट्स में इन सारे मैचेस की भाई रेटिंग बताओ, मेरी रेटिंग से होता क्या है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कुलदीप पूछते हैं भाई आपको क्या लगता है जॉन मॉक्सली का AEW टाइटल रेन और कितना लंबा हो सकता है, और कौन ऐसा AEW में सुपरस्टार है जो मॉक्सली से उनका टाइटल छीन सकता है। अब काफी सारे सुपरस्टार्स को बिल्ड तो करा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो भी मॉक्सली अगेंस्ट आया वो हारा है। मुझे लगता है MJF हो सकते हैं एक अच्छा कंटेंडर जो कि बिल्ड करा जा सकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है उसके लिए बहुत जल्दी है, या फिर और भी कई सारे जो सुपरस्टार्स हैं, कोई भी AEW में मौका लेकर आ सकता है, यहाँ पे मॉक्सली को हरा सकता है। लेकिन आई थिंक द बिगेस्ट पॉसिबल नेम जो है करेगा और सेंस भी बनेगी, वो होंगे केनी ओमेगा, और वो होगी पहली फ्यूड जब केनी ओमेगा राइज करेंगे AEW में एज ए सिंगल सुपरस्टार, और वही मैं देखना चाहता हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे MJF वगैरह सबका नंबर आ सकता है। और गाइस इसके बाद हम लेते हैं आज का प्रोबेबली आई थिंक अपना लास्ट क्वेश्चन, या फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है क्रेजी नूब की तरफ से, ब्रो अगर कीथ ली वर्सेस कैरियन क्रॉस होगा तो WWE किसको जिताएगी, बिकॉज कीथ ली के पास बहुत मोमेंटम है और वो तो लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, और करेगी क्या WWE यार मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्रोबेबली यहाँ पे होगा कि इंटरफेरेंस या फिर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा जिसकी वजह से कीथ ली को उतना नुकसान भी ना हो या फिर कैरियन को नुकसान ना हो और वो मैच हार भी सके। तो एक को तो जीतना ही है और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, तभी ये जो फ्यूड है काफी अनप्रिडिक्टेबल
लेवल बनेगी। और इसी के साथ गाइस अब बढ़ते हैं हमने लास्ट क्वेश्चन पे, जो क्या आता है WWE सुल्तान की तरफ से। भाई आपके हिसाब से अब क्राउड के आने का चांस कब है? भाई ये सबसे मुश्किल सवाल पूछा है तुमने, क्योंकि मुझे लगता है अगले साल से पहले कोई चांस नहीं है। भाई 3DX चेतन, रेसल चैटर और आप कब लाइव करोगे? देखते हैं, आपका रिस्पांस काफी अच्छा आया था, कुछ अच्छा बात करने के लिए मिलना चाहिए तभी फायदा है यार, नहीं तो ऐसे टाइम पास तो कोई भी हर बार नहीं कर पाएगा। भाई रोमन रेंज का हिल टर्न होता है तो उस पर आपके क्या थॉट्स रहेंगे? मजा आ जाएगा यार, वो एक ऐसी चीज है जो कि सारे फैंस वेट कर रहे हैं WWE में देखने के लिए। क्या वो कभी होगा, वही एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अगर होता है तो मैं तो बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है रोमन इफ ही इज 80% एज अ फेस, ही इज 100% एज अ हील, और वो डिफरेंस जो है क्लियरली हमें दिखाई देगा। तो गाइस ये जो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सो मच लव टू मी। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपका क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।